वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 10वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जून महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में है। कुछ समय पहले जब पहली बार कोविड का सर्ज इंडिया में हुआ था तो सभी लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था पीएम केयर्स फंड में। लोगों का बड़ा सवाल रहा है काफी लंबे समय से कि आखिर इस फंड का हो क्या रहा है। वैसे कई सारे इनिशिएटिव इस फंड के जरिए लिए गए हैं। अभी एक इनिशिएटिव और सामने आया है। सेकेंड वेव जब आई है काफी खतरनाक रही थी, कई सारे लोगों की इसमें जान गई है। दैट्स रियली वेरी सैड एंड ट्रू। कई सारे बच्चे तो ऐसे रहे जिनके पेरेंट्स या गार्जियन अपनी जान गंवा बैठे इस सेकेंड वेव में। किसी के तो माता पिता दोनों ही चल बसे और किसी का कोई एक सिंगल गार्जियन था तो वो चला गया। ऐसी स्थिति में उन बच्चों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल था। सरकार ने प्लान किया है कि उनको एक फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। प्लान कुछ ऐसा है कि मान लीजिए उनके रिलेटिव्स, अदर फैमिली मेंबर्स या डिस्टेंट रिलेटिव्स उन बच्चों की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उन्हें कम से कम एफर्ट करना पड़े। हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी एक तरीके से सरकार ने इस स्कीम में ले ली है। कौन है एलिजिबल, कौन बच्चे? ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे बिकॉज ऑफ दिस कोविड सर्ज, या एक सिंगल सर्वाइविंग पेरेंट थे और वो भी चल बसे, कोई लीगल गार्जियन था, अडॉप्टिव पेरेंट था, वो भी नहीं रहा, तो वो इस स्कीम का लाभ लेंगे। इसमें देखिए जो बच्चे असहाय हो गए हैं सेकेंड वेव के चलते, उनकी मदद करने का प्लान बनाया गया है। प्लान क्या है? सरकार उन बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान करेगी। हालांकि ये प्रावधान तब के लिए है जब उनकी उम्र 18 साल की हो जाएगी। 18 साल की उम्र के बाद एक तरीके से उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे। हालांकि वो उन्हें मिलेंगे नहीं। उस अमाउंट में से उन्हें एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी जिससे वो अपना खर्च चला सके। और जब वो 23 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेंगे तब उन्हें जो ये 10 लाख का अमाउंट है वो दे दिया जाएगा, जिससे वो अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो करें। ये तो बात 18 साल और 30 साल के बाद की है। उसके पहले क्या? अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो वो आसपास के किसी भी केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकता है। सारा खर्चा पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा। ट्यूशन फीस, जो स्कूल की फीस है, बुक्स, ड्रेस, सब कुछ। ये तो बात हुई 10 साल की उम्र तक। 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच वो बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लाइक सैनिक स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय। वहां पे रहना, खाना, उनका पढ़ना, सारा खर्चा पीएम केयर्स फंड में से वहन किया जाएगा। जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे आफ्टर द एज ऑफ 18 या उसके पहले, जब भी वो जाते हैं तो वो एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। अगर उनका जो कोर्स है वो काफी महंगा है तो वो लोन उन्हें आसानी से मिल जाएगा। फर्दर उसके लिए उन्हें ब्याज नहीं चुकाना होगा, वो पीएम केयर्स फंड में से चुकाया जाएगा। देखिए जो आयुष्मान भारत स्कीम है वैसे तो ये काफी वाइड है, लेकिन 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसमें जिसका नाम है वही इस स्कीम का हिस्सा है। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं वो ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा हो जाएंगे। उन्हें पर एनम 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। वो 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आते हैं या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल युवा स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी हाल ही में युवा स्कीम को लॉन्च किया है ताकि यंग ऑथर्स को गाइड किया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत वर्क करती है। मेंटरशिप स्कीम है, आसान भाषा में समझिए। देखिए 2022 में इंडिया 75 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है अपनी आजादी के। सरकार चाहती है कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में जो यंग ऑथर्स हैं वो बढ़िया से बुक्स वगैरह लिखें, और इसके लिए उन्हें इंसेंटिव और गाइडेंस दोनों मिले ताकि इंडिया में बुक रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर बढ़े। उनकी बुक्स को हम ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करें, पब्लिश करें। तो पीएम का जो विजन है कि हम यंग राइटर्स को इनकरेज करेंगे, इसी उद्देश्य से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। हालांकि राइटिंग जो होंगी वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पर बेस्ड होनी चाहिए। अंडर दिस स्कीम जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया है वो इस पूरी स्कीम को लॉन्च कर रहा है या मेंटेन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। जो इंडिया @75 प्रोजेक्ट है इसका हिस्सा है ये आजादी का अमृत महोत्सव। इसमें जो अनसंग हीरोज हैं, लोकल लेवल पे कई सारे हीरोज हैं, और जो बाकी के डायमेंशंस हैं उन पर बुक्स को लिखा जाएगा। 75 ऑथर्स को चूज किया जाएगा ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के माध्यम से, और उन्हें पर मंथ 50,000 का एक स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। उनकी बुक्स जब तैयार हो जाएंगी तो उन्हें नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाएगा, अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा और ग्लोबल लेवल पे उन्हें सर्कुलेट किया जाएगा।
ये जो स्टाइपेंड होगा 50,000 पर मंथ का, वो केवल 6 महीनों के लिए होगा, जो कि इस प्रोग्राम के लिए इनफ है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का पब्लिशिंग हाउस है, 1957 में ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था। काम वही है, बुक्स वगैरह को प्रमोट करना, जो पब्लिशर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनको असिस्ट करना, और जो चिल्ड्रन लिटरेचर है उसको भी प्रमोट करना। नेक्स्ट आर्टिकल बेल ऑफ फेथ स्कीम के बारे में है। कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, काफ़ी सैड न्यूज़ थी। उसमें एक ओल्ड एज्ड कपल, उनकी मौत हो जाती है। वो कई दिनों तक बाहर नहीं आते, तो आसपास के लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर दरवाज़ा तोड़ते हैं। जब उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं तो वो 4 दिन पहले मर चुके होते हैं। उनका चूल्हा देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत दिनों से खाना भी नहीं पकाया था। वो बीमार रहे होंगे, बिस्तर पे इतने असहाय होंगे कि किसी से मदद भी नहीं मांग पाए होंगे। ऐसे केसेस बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के साथ होते हैं जो अकेले रह रहे होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो वो किसी से मदद नहीं मांग पाते। इसी समस्या के समाधान के लिए केरला की पुलिस ने 2018 में बेल ऑफ फेथ स्कीम को लॉन्च किया था। इनिशियली उन्होंने इसे अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए लॉन्च किया था केरला में। अभी वो इसे गांवों में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस स्कीम को पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाना चाहिए। इसमें है क्या, जो सीनियर सिटीजन्स हैं ये उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा जो अकेले घरों में रह रहे हैं। एक प्रकार से केरला की जो कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम है ये इसका हिस्सा है। इसमें करते क्या है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उनके घरों में एक बेल इंस्टॉल कर देते हैं, जहां पर भी उनके लिए प्रॉक्सिमेट हो, लाइक उनके बिस्तर के पास, या फिर जहां पर वो उसे आसानी से एक्सेस कर पाएं। अगर कभी उन्हें दिक्कत हुई या वो किसी से मदद मांगना चाहते हैं तो वो उस बेल को बजा सकते हैं। आसपास के लोग अलर्ट हो जाएंगे कि बगल में जो बुजुर्ग हैं उन्हें मदद की आवश्यकता है। वो उनकी मदद खुद भी कर सकते हैं या पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। स्कीम का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये एक प्रकार का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। एल्डरली लोगों की वेलबींग और सेफ्टी के लिए जो सोसाइटी की ओर से एक जिम्मेदारी भी होती है। ग्रेट सपोर्ट होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। कोविड-19 पेंडेमिक में तो बहुत ही जरूरी रहा ये। नेक्स्ट आर्टिकल सेज इनिशिएटिव और सेज पोर्टल के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सेज, जिसका फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव के साथ ही साथ इसे सपोर्ट करने वाले एक पोर्टल को भी इनॉग्रेट किया गया, जिससे एल्डरली लोगों को मदद मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर सेज इनिशिएटिव और सेज पोर्टल ये वन स्टॉप एक्सेस देंगे एल्डरली केयर के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। जो पोर्टल है इसकी मदद से जो बुजुर्ग लोग हैं वो उन सभी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे जो क्रेडिबल स्टार्टअप्स उनको प्रोवाइड करवाएंगे। ये स्टार्टअप उन्हें ये सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करवाएंगे ये अभी आप समझ जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस पूरी स्कीम को फैसिलिटेट कर रही है। अब स्टार्टअप्स का क्या रोल है, अंडरस्टैंड। इनिशिएटिव जो है इसमें स्टार्टअप्स की मदद करेगी सरकार। क्यों उनकी मदद की जाएगी? ऐसे ही स्टार्टअप्स को मदद दी जाएगी जो इंटरेस्टेड हैं एल्डरली केयर या उनकी सर्विसेज के फील्ड में कुछ अच्छा करने के लिए। कोई स्टार्टअप है जो बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए कोई इक्विपमेंट बना रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, उन्हें मदद दी जाएगी। और ऐसे चुनिंदा स्टार्टअप्स को चुना जाएगा सरकार के द्वारा। जो सिलेक्शन होगा उसे एक इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे उनके माध्यम से किया जाएगा। सिलेक्शन का आधार क्या होगा? सिलेक्शन का आधार बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास कोई बहुत बढ़िया इनोवेटिव प्रोडक्ट है या इनोवेटिव सर्विस मैकेनिज्म है तो आप चुने जा सकते हैं। वो एल्डरली लोगों से संबंधित होना चाहिए। फर्दर वो हेल्थ, हाउसिंग, केयर सेंटर्स, फूड, वेल्थ मैनेजमेंट, लीगल गाइडेंस इसके फील्ड में हो सकता है। अगर किसी स्टार्टअप को चुना गया है तो उन्हें एक बार में 1 करोड़ तक का सपोर्ट दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में रिलीज कर दिया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 स्टेट्स और यूटीज के लिए। ये इंडेक्स हमें जानकारी देता है कि कौन से स्टेट या यूटी में एजुकेशन में जो आउटकम है वो अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन कैसी है, उसकी जानकारी हमें इस इंडेक्स के माध्यम से मिलती है। इसे रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डोसिल के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये काम करते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज अ काइंड ऑफ टूल, एक तरीका है जिसके माध्यम से हम स्कूल्स के स्टेटस की जानकारी, जो स्कूल एजुकेशन है राज्यों में, यूटीज में, उनका स्टेटस क्या है, स्तर क्या है, उसकी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। इसमें कई लेवल पे, कई क्रिटिकल एरियाज में उनके परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते हैं। कैसे इवेल्युएट करते हैं जानते हैं। यहां पर देखिए 2 कैटेगरीज में इवेल्युएशन होता है। पहला तो यह है कि वो स्कूल आउटकम कैसा दे रहा है, और दूसरा कि उस स्कूल का गवर्नेंस और मैनेजमेंट कैसा है। इन 2 मुद्दों पर इवेल्युएशन किया जाता है। इन पर इवेल्युएशन करने के लिए 70 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो टोटल वेटेज होता है वो 1000 अंकों का होता है।
1000 अंकों में किसको कितना स्कोर मिला, यही होता है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं लाइक लर्निंग आउटकम कैसा है, एक्सेस कैसी है वेरियस फैसिलिटीज की, इंफ्रा और फैसिलिटीज कैसी हैं, इक्विटी कैसी है, मतलब सभी लोगों को इक्वली एक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही है, गवर्नेंस और मैनेजमेंट कैसा है, डेटा कहां से मिलेगा, जिस डेटा के बेसिस पे हम ये सारा इवैल्यूएशन करेंगे। देखिए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया गया था 2017 में एनसीईआरटी के द्वारा। उसमें सभी स्कूल्स का डेटा हमारे पास है। उस डेटा का इस्तेमाल करके हम इवैल्यूएशन करते हैं। फर्दर मिड डे मील, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और शगुन पोर्टल, जहां पर 92 लाख टीचर्स और 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, उनके माध्यम से भी हमें स्कूल एजुकेशन का इनफ डेटा मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल इस पूरे ग्रेडिंग सिस्टम में इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। पहली बार इस इंडेक्स को 2019 में पब्लिश किया गया था, जिसका रेफरेंस ईयर 2017-18 था। क्या निकल के आया? पंजाब ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, 1000 में से 929.929, और काफी इंप्रूवमेंट है ये। 2020 में जो इनका स्कोर था दैट वाज जस्ट 769, तो काफी बढ़िया स्कोर आया है। पंजाब, तमिलनाडु, केरला, ये सभी हाई स्कोरर रहे जिन्होंने 90% से ज्यादा स्कोर किया है। गुजरात कभी सेकंड प्लेस पे हुआ करता था, गिर के 8वें प्लेस पे चला गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें तो काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सो नेक्स्ट आर्टिकल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU को टॉप 1000 की लिस्ट में इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम जगह मिली है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ जो नया अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। इसे रिलीज किया जाता है क्वार्टरली साइमंड्स के द्वारा, जिसे आप शॉर्ट में QS बोल सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी है जो एनालाइज करती है दुनिया भर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। इनका एनुअल पब्लिकेशन होता है जिसमें ये रिपोर्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कितना बढ़िया परफॉर्म कर सकता है अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। क्या निकल के आया? दुनिया में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। ये टॉप 5 में है। इंडिया का क्या सिनेरियो है? इंडिया में IIT बॉम्बे 177 रैंक पे, IIT दिल्ली 185 पे और IISc बेंगलुरु 186 रैंक पर है। मतलब जो टॉप 200 की लिस्ट है उसमें ये 3 हैं। तो JNU की रैंकिंग कहाँ है? JNU देखिए टॉप 1000 में है, टॉप 200 में नहीं। तो इनका जो रैंकिंग बैंड है वो 561 से 570 है, जहां पर JNU लाई करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कारा के बारे में है, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता खो दिए। अब कई सारे NGOs ऐसे हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति को रैंडमली उन्हें गोद दे रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम होती है ना, अगर रेगुलेशन नहीं है तो कई बार बच्चों को गोद लेकर फिर मिसयूज किया जाता है उनका। तो ऐसा कुछ ना हो या उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऐसे केसेस भी आते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्ट किया है स्टेट्स और यूटीज को कि ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हों या फिर NGOs हों, सख्त एक्शन लिया जाए जो बिना कारा की गाइडलाइंस को फॉलो किए इलीगली जो बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करवा दे रहे हैं, जिनके माता पिता कोविड-19 पैंडेमिक में चल बसे। जो कारा है वो एक नोडल बॉडी है जो इंडियन चिल्ड्रन के अडॉप्शन के लिए सारे रेगुलेशंस फॉलो करवाती है। कारा प्राइमरली जो ऑर्फन बच्चे हैं, एबंडन बच्चे हैं, सरेंडर्ड बच्चे हैं, उनके अडॉप्शन के लिए जो भी उनके रजिस्टर्ड एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अडॉप्शन एजेंसीज हैं, उनकी मदद से ये सारी चीज़ें कंडक्ट करवाते हैं। वर्किंग की बात करें तो ये इन कंट्री और इंटर कंट्री, मतलब दो देशों के बीच में भी जो अडॉप्शन होता है उसे भी सही तरीके से रेगुलेट करवाते हैं। हेग कन्वेंशन जो कि इंटर कंट्री अडॉप्शन के ऊपर था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में रेटिफाई किया, उनके प्रावधानों को भी ये फॉलो करते हैं। स्टेटस की बात करें तो ऑटोनॉमस और स्टैच्यूटरी बॉडी है यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत। देखिए, अभी 2015 में एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट आया था। उसमें यह कहा गया था कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए जरूरी होगा कि वो कारा के साथ खुद को लिंक करें, तभी वो काम कर पाएंगे। 1990 में इसे बनाया गया था, ठीक है। और 2018 में कारा ने अलाउ कर दिया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में कपल्स रह रहे हैं वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, पहले अलाउड नहीं था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान के बारे में है। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को लॉन्च किया है 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। क्यों लॉन्च किया है? ताकि आप अकेले हम अकेले तुम फील ना करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोविड के पूरे केस में तो आपको मदद मिल सके। इट इज अ काइंड ऑफ कैंपेन जिसमें 20 लाख लोगों को कोविड होम केयर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो अब आप अकेला फील नहीं करेंगे। इस अभियान को एक स्पेशल इनिशिएटिव के पार्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है, दैट इज एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव।
यहाँ पे वो लोकल लीडर, सिविल सोसाइटी वॉलंटियर्स की मदद से जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये प्रोग्राम भी उसका हिस्सा बन गया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो इस पूरे प्रोग्राम को लीड करेंगे। जो 1000 लोकल एनजीओज हैं उनको इन्वेस्ट किया जाएगा, वहाँ से 1 लाख वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जाएगा इस पूरे इनिशिएटिव को सही तरीके से संचालित करने के लिए। अगर आप बात करें एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, तो 2018 के जनवरी में शुरू किया गया था फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तौर पे, TADP के तौर पे। ऑब्जेक्टिव वही था कि जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ाएं, एम्पावर करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर जो प्रोग्राम है उसे नीति आयोग देखता है। बाकी जो सभी मिनिस्ट्रीज हैं वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि उन्होंने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए क्या किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निष्ठा प्रोग्राम के बारे में है। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, शॉर्ट में निष्ठा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और एनसीईआरटी अभी एक साथ आए हैं ज्वाइंट मिशन निष्ठा के लिए। यहां पर जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं वहां पर टीचर्स और प्रिंसिपल्स को एम्पावर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का कि हम लर्निंग आउटकम को बढ़ाएं। इसके लिए जरूरी है कि टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं। टीचर्स के अच्छे से पढ़ाने के लिए जरूरी है कि टीचर्स को पढ़ाने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। तो इसमें टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। ये अपने प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे समग्र शिक्षा के तहत इसे 2019-20 में लॉन्च किया गया था। यहां पर टीचर्स को ना केवल मोटिवेट किया जाता है बल्कि पूरी तरीके से इक्विप किया जाता है, इंकरेज किया जाता है कि वो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को एम्पावर करें। उन्हें अवेयर किया जाता है कि वो वेरियस एस्पेक्ट्स एंड स्किल्स को इनकलकेट करें स्टूडेंट्स में। इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए पूरे भारत में 33,120 की रिसोर्स पर्सन यानी कि KRPs और स्टेट रिसोर्स पर्सन यानी कि SRP चुने जाएंगे जो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे स्टेट्स एंड यूटीज में। सवाल यह है कि इन्हें कौन ट्रेन करेगा? इनकी ट्रेनिंग के लिए आइडेंटिफाई किए जाएंगे 120 नेशनल रिसोर्स पर्संस जिन्हें चुना जाएगा NCERT और NIEPA के द्वारा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आर्टिकल पीटर पैन सिंड्रोम के बारे में है। मुंबई के स्पेशल कोर्ट के सामने एक मामला गया जिसमें 23 साल के एक लड़के ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था एक माइनर लड़की को जिनकी उम्र महज 14 साल थी। अभी उस लड़के को बेल दे दी गई। बेल देते वक्त कोर्ट ने 2 आर्गुमेंट्स एडमिट किए। पहला आर्गुमेंट तो यह था कि वो जो लड़की थी वो एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप में थी उस लड़के के साथ। उससे जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था दैट वाज रिलेटेड टू पीटर पैन सिंड्रोम, जो हमारे आर्टिकल का मुद्दा है। लॉयर ने यह आर्गुमेंट रखा कोर्ट के सामने कि जो लड़का है वो पीटर पैन सिंड्रोम से ग्रसित है, इसीलिए वो अपनी उम्र से कम उम्र जैसा बिहेव करता है, इस वजह से ऐसा हुआ है। इस आर्गुमेंट को एडमिट करते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। तो क्या है ये PPS, पीटर पैन सिंड्रोम? ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें एक व्यक्ति सोशली इमेच्योर बिहेव करता है। कहने का मतलब यह है कि अपनी उम्र से कम उम्र जैसा बिहेवियर शो करता है। वो एक केयर फ्री लाइफ जीता है। एडल्टहुड की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको बियर करना उसके लिए काफी चैलेंजिंग होता है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता। बेसिकली वो कभी बड़ा ही नहीं होता और एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव करता है। इसी वजह से ये बेल ग्रांट की गई है। देखिए, पीटर पैन सिंड्रोम ये शब्द आया कहां से? एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं डैन किले नाम के। इन्होंने 1983 में इस वर्ड को क्वाइन किया था इन सभी बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति रिफ्यूज टू ग्रो मतलब बड़ा होने से इनकार कर देता है, तो इस कंडीशन को हम पीटर पैन सिंड्रोम कहेंगे। डैन किले ने ये जो आइडिया है PPS का, इसे अवेल कहां से किया? पीटर पैन एक्चुअली में एक फिक्शनल कैरेक्टर है एक नॉवेल का। इस नॉवेल को एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट जेम्स मैथ्यू बैरी ने लिखा है। पीटर पैन जो कि कैरेक्टर है इस नॉवेल में, वो एक केयरफ्री यंग बॉय है जो कभी बड़ा ही नहीं होता। तो उन्होंने उसी कैरेक्टर के नाम पर इस पूरे साइकोलॉजिकल सिचुएशन को नाम दे दिया। ध्यान दीजिएगा कि WHO ने अभी तक पीटर पैन सिंड्रोम को हेल्थ डिसऑर्डर डिक्लेयर नहीं किया है।
और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट तो करता है, इसलिए इसे हेल्थ डिसऑर्डर डिक्लेयर कर देना चाहिए। सिम्टम्स की बात करें तो देखिए क्या सिम्टम्स होते हैं, इसे पूरी तरीके से अभी कभी डायग्नोस किया नहीं गया, और सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इवन ऐसा होता क्यों है इसके रीजंस भी हमें क्लियर नहीं है। चूंकि रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेस वगैरह भी नहीं हुई हैं, लेकिन ये व्यक्ति के डेली रूटीन पर पर्याप्त प्रभाव डालता है, उनकी रिलेशनशिप, उनकी वर्क एथिक्स और उसके रिजल्ट्स पर कई तरीके के निगेटिव इंपैक्ट्स इससे पड़ते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सिंड्रोम होता है जिसे कहा जाता है वेंडी सिंड्रोम। यह अक्सर महिलाओं में या फिर गर्ल्स में देखा जाता है, जब गर्ल्स अपनी उम्र से अधिक जैसा बिहेव करने लगती हैं। जैसे कोई एक महिला होगी जो ऐसे बिहेव करती है अपने आसपास जुड़े हुए लोगों के साथ या फिर पार्टनर के साथ जैसे कि वो उनकी मां हो, मतलब आवश्यकता से अधिक केयर करना। इससे कई बार वो समस्याएं क्रिएट कर देती हैं और वन साइडेड इमोशनल सपोर्ट देने लगती हैं, जिससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो इस प्रकार के सिंड्रोम को वेंडी सिंड्रोम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेंसिल पोर्टल के बारे में है। आप इसे सामान्य जानकारी के लिए भी जानते रहिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल्स ने अभी हाल ही में अपील की है सभी लोगों से कि आपके आसपास अगर कहीं भी चाइल्ड लेबर का कोई भी केस आए तो आप पेंसिल पोर्टल पर जाके उस इंस्टेंस को रिपोर्ट करिए या फिर 1098 पर कॉल करिए। ये आप जानते रहिए, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट करिए। जो पेंसिल पोर्टल है ये एक प्लेटफॉर्म है जो चाइल्ड लेबर को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। पर्पज आपको समझ में आ गया होगा। हमें नो चाइल्ड लेबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है। जरूरी है कि सभी लोग कोऑर्डिनेट करें, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिविल सोसाइटी और पब्लिक, यानी कि हम और आप। तो आपको सोर्स पता होना चाहिए ना, काम कहां करना है। 1098 ये है फ्री इमरजेंसी फोन सर्विस बच्चों के लिए। आप इसके जरिए भी उनकी मदद कर सकते हैं। कि ना केवल बच्चों की मदद करता है बल्कि लॉन्ग टर्म केयर और रिहेबिलिटेशन का भी उनका पूरा अरेंजमेंट ये करते हैं। जो हेल्पलाइन है इसे चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। आर्टिकल वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में है। इंडिया को 14वां रैंक दिया गया है चैरिटेबल कंट्री के रूप में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ऑफ 2021 में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये दुनिया में 140 देशों को इवेलुएट करते हैं कि कौन सा देश कितना ज्यादा चैरिटेबल है। इसका पहला एडिशन सितंबर 2010 में आया था। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 प्रकार के प्रश्न, वो भी पिछले महीने के बारे में होते हैं। क्या आपने पिछले महीने किसी अनजान आदमी की मदद की थी या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की थी जिसे आप नहीं जानते थे और उसे आवश्यकता थी। दूसरा सवाल, क्या आपने कुछ पैसे चैरिटी में डोनेट किए पिछले महीने। और तीसरा सवाल कि क्या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को समय दिया लोगों की मदद करने के लिए। इसके बेसिस पे पता किया जाता है कि कौन सा देश कितना चैरिटेबल है। ध्यान दीजिएगा कि इंडेक्स में इस बात पर फोकस होता है कि पॉपुलेशन का कितना हिस्सा मदद करता है, रेदर कि लोग कितना ज्यादा मदद करते हैं। चैरिटीज एड फाउंडेशन जो है लीडिंग इंटरनेशनल चैरिटी, रजिस्टर्ड है ये यूनाइटेड किंगडम में। 1974 में इसे फाउंड किया गया था। ये लिस्ट है उन 15 देशों की जो टॉप पर हैं। इंडोनेशिया, कीनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, घाना, न्यूजीलैंड, युगांडा, कोसोवो, थाईलैंड, तजाकिस्तान, बहरीन, यूएई, इंडिया 14वें पे, देन इथियोपिया। मैं नहीं चाहता कि आप इन 15 देशों के नाम याद रखें। इंडोनेशिया आपको याद रह जाए, टॉप पर है, दैट विल बी बेटर। मैं ये लिस्ट आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए कि जो सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं और सिविलाइज्ड कही जाती हैं वो इसमें नहीं है। मतलब बाकी के देश ज्यादा चैरिटी करते हैं, लोगों की ज्यादा मदद करते हैं। यू विल गेट एन आइडिया थ्रू दिस लिस्ट। देखिए इंडेक्स पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती रहती है, लगभग हर साल वो एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। तो आपको सिर्फ आइडिया लग जाए कि इंडेक्स से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन इंडेक्स से पूछा जाता है दैट इज कि इसे कौन रिलीज कर रहा है। जैसे 2018 में पूछा गया था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करता है, और इसका सही जवाब था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी था। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।